हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम पार्ट सेकंड में जो आपकी क्लास 8 एनसीईआरटी बुक साइंस का चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के पार्ट सेकंड में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कि हमने देखा था प्रीवियस वीडियोस में यहाँ तक कि हम एंटीवायरल ड्रग लेते हैं वायरस के ख़िलाफ़, वायरस से होने वाले डिसीज़ेस के लिए, एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज़ेस के लिए। तो अब हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन क्या होती है। व्हेन डिसीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म enter our body, a body produces antibiotic to fight against the invader। जब भी कोई भी डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी है जिसको हम इम्यून बोलते हैं या इम्यून सिस्टम बोलते हैं। वो क्या करती है बच्चों? वो कुछ एंटीबायोटिक्स बनाती है। किसके खिलाफ? बैक्टीरियाज के खिलाफ जो हमारी बॉडी में इंटर करे हैं। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट इंटर अगेन। और उसको वो याद रहता है कि कैसे उनको इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ना है अगर ये दोबारा आते हैं तो। If the dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fight and kill the invading bacteria by producing suitable antibiotics। अगर हम किसी डेड और वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहले से ही किसी की बॉडी में डाल दें तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को, हमारी बॉडी को ये पता चल जाता है कि इस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से आ सकता है। जब आ सकता है तो उसको पहचान हो जाती है, पहचान हो जाती है तो दूसरी बार जब कोई ताकतवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको मार देता है। ये बात समझ में आई कि पहले हम क्या कर रहे हैं? हम एक तरीके पे काम कर रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हम हमारी बॉडी के अंदर जो पुलिस है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम, हम उसको एक फ़ोटो दे देते हैं। फ़ोटो किस फॉर्म में देते हैं? डेड या वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में। और उनसे कह देते हैं कि इस फेस का अगर कोई आदमी हमारी बॉडी में आता है या इस शक्ल का, इस फेस का, इस साइज़ का अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज़ कॉजिंग है वो हमारी बॉडी में अगर आता है तो आपको उसका काम तमाम करना है और उसको ख़त्म करना है। जनरली इसकी ये तरीका होता है वैक्सीनेशन का। इसको हम क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन। द एंटीबायोटिक्स रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एवर। दिस इज हाउ द वैक्सीन वर्क। इसी को क्या बोलते हैं हम? वैक्सीनेशन। वैक्सीन कंटेन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अ वायरस इन अ वीकेंड और अ लिव और किल्ड स्टेट और अ प्रोटीन और अ टॉक्सिन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। आपको समझ में आया क्या होती है वैक्सीन? हाउ द वैक्सीन वर्क्स। यहाँ तक हमने देखा कि वैक्सीन कैसे काम करती है कि हम ऐसे फोटो इंट्रोड्यूस कर देते हैं हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में। अगली बार जब भी वो कोई वायरस या बैक्टीरिया आता है तो उसको मार देता है। सेवरल डिसीजेज लाइक कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीन। इन सारी बीमारी को हम वैक्सीनेशन से हटा सकते हैं। वैक्सीन का आविष्कार करने वाले थे एडवर्ड जेनर, जिन्होंने किया था स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी 1798 में। इन योर चाइल्ड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम अ सेवरल डिसीज। जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसको 5 साल तक डिफरेंट तरह की वैक्सीन लगती हैं ताकि हम इन सारे डिसीजेस से उसको बचा लें। अब समझ में आया क्यों बच्चों को वैक्सीन लगती है। आप अगर अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर शोल्डर में भी एक वैक्सीन लगी होगी, उसका निशान आज तक आपकी बॉडी में होगा। ये डिफरेंट टाइप की वैक्सीन लगती हैं ताकि आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ये बताया जा सके कि अगर आगे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए तो उसका काम खल्लास करना है आपको। इससे क्या होता है, जैसे कि पोलियो की वैक्सीन या ड्रॉप आपने सुना होगा कि फरवरी में ज़्यादातर पोलियो पिलाई जाती है 2 बूंद जिंदगी की, इसलिए ताकि हम पोलियो को अपने देश में से ख़त्म कर सकें और पहले से ही उसकी आने से तैयारी कर लें। अब ये देखते हैं हम पोलियो 2 बूंद जिंदगी की, आपने सुना होगा ये, या के
ऐसा उसका फोटो आता है। ऐसे बच्चों को दी जाती है ये वैक्सीन। जनरली 2 ड्रॉपलेट होती हैं मरे हुए या डेड वायरस की, जो हम अपनी बॉडी में, बच्चों की बॉडी में देते हैं ताकि उनका इम्यून डेवलप किया जा सके, जिसको हम पल्स पोलियो प्रोग्राम भी बोलते हैं। ये वर्ल्ड वाइड चलाया जाता है पूरी दुनिया में फरवरी के टाइम पे, और पूरे स्कूल्स में, नर्सरीज में और जो प्लेइंग स्कूल है वहाँ पर बच्चों को पोलियो वैक्सीन फ्री प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ताकि हम आसानी से पोलियो को हमारे देश में से ख़त्म करें, क्योंकि ये खतरनाक बीमारी है। ये वायरस की वजह से होती है। हमारी बॉडी में बचपन में वायरस इंटर कर जाता है, जिससे इंसान डिसेबल हो जाता है, मतलब जिसको बोलते हैं मोहताज, बोलते हैं ना, हाथ पैर उसके खराब हो जाते हैं। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं कि जैसे पोलियो के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसा ही काम पहले किया था। किसके लिए? The worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from the most part of the world. हमने इसी कैंपेन और इसी जागरूकता के थ्रू दुनिया से स्मॉल पॉक्स वायरस खत्म कर दिया है। दूसरा काम क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? increasing soil fertility. Some bacteria are able to fix a nitrogen from atmosphere to enrich the soil with a nitrogen and increase the fertility. These microorganisms commonly known as biological nitrogen fixer. ये हम पहले भी देख सके हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। वो क्या करते हैं बच्चों? वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट्स करते हैं नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनियम के फॉर्म में, जिसको प्लांट आसानी से इस्तेमाल करता है। आइए आप समझ में कि फिर आपने देखा होगा कि क्लीनिंग एनवायरनमेंट में कैसे काम करते हैं। आपने प्रीवियस चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि मैन्योर कैसे बनती है, कि डीकम्पोजिशन से, घरेलू वेस्ट के डीकम्पोजिशन से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको उन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देते हैं जिनसे प्लांट ईजिली इस्तेमाल कर ले। The plant waste can be converted into a manure by the action of microorganism released into a process used by the plant again. और कुछ न्यूट्रिएंट जो वो बनाते हैं डिकम्पोजिशन के बाद, वो वापस से प्लांट इस्तेमाल कर लेता है। आपने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं आपके, जो डिकम्पोजिशन करते हैं, उनको देखा होगा। उनका काम क्या है? आसपास पड़े हुए पेड़ पौधों की टहनियाँ, पत्तियाँ और मरे हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो डाइजेस्ट करते हैं, ईट करते हैं और उनको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि वो क्या कर लें? वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लें उन न्यूट्रिएंट को। अब पढ़ते हैं हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो डिसीज कॉज करते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए तो शुरुआत करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल हैं उनको क्या बोलते हैं? डिसीज कॉजिंग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉन एज पैथोजन। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड एंड द क्लोथिंग लेदर। और क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं? खाने को खराब कर सकते हैं, आपके कपड़ों में फफूंद लगा सकते हैं अगर फंगस है तो, या लेदर को खराब कर सकते हैं। बीमारी पहुंचाने के अलावा ये 3 काम और कर सकते हैं। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन। आप क्या करते हैं? देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो 3 तरीके से बॉडी में जा सकता है। या तो आपने सांस ली तो सांस के थ्रू, हवा के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में चला गया, या आपने गंदा पानी पिया तो उसमें चला गया, या गंदा खाना खाया बाहर का कहीं का तो उसके थ्रू चला गया। अब क्या होता है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में जाके मल्टीप्लाई करते हैं और आपने जैसे खांसा, आपने छींका तो उस ड्रॉपलेट के साथ वापस निकलते हैं, या आपने सांस ली किसी के करीब बैठ के तो उन ड्रॉपलेट या सांस के थ्रू वो बाहर एयर में निकले और दूसरे को बीमार कर दिया, जिसकी वजह से इस टाइप के डिसीजेस को क्या बोलते हैं हम? कम्युनिकेबल डिसीजेज। द माइक्रोबियल डिसीजेज दैट कैन बी स्प्रेड एट एन इन्फेक्टेड पर्सन टू a healthy person through an air, the water, food or physical contact are called a communicable diseases. Example: cholera, common cold, chicken pox and tuberculosis. आपने मम्मी या पापा को घर में कहते हुए सुना होगा ना कि घर में एक को नज़ला हुआ या जुकाम हुआ तो उसका गिलास अलग कर दो, क्योंकि उसकी वजह से सारे घर को हो जाता है। कॉमन कोल्ड क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज।
यह आसानी से एक दूसरे में फैल जाता है। आप क्या कर सकते हैं, आप कम्युनिकेबल डिसीज को रोकने के लिए आप यूटेंसिल अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिस बंदे को बीमारी है उसका सामान इस्तेमाल ना करें। मतलब जिसको नज़ला ज़ुकाम है आप उससे पेन लेके क्लास में नहीं लिखेंगे, नहीं तो कल आप भी बीमार हो जाएंगे। आपको पता चला ये बात। उल्टा अपना पेन किसी को गिफ्ट करने की कोशिश ना करें जब आपको नज़ला ज़ुकाम हो, नहीं तो आपका सामने वाला फ्रेंड भी बीमार हो जाएगा। तो आप इसको मिसयूज़ ना करें इस इंफॉर्मेशन का कि आपको नज़ला ज़ुकाम है तो आपने मस्त तरीके से हाथ से पोंछा पेन और आपके फ्रेंड को दे दिया, ले भाई लिख ले, मैं तेरा दोस्त हूँ फ्री में। तो इसका ख्याल रखेंगे तभी आपका डिसीज़ दूसरे को नहीं होगा। अब क्या होता है, कुछ बेचारे इंसेक्ट भी होते हैं जिनकी वजह से डिसीज़ फैलता है, जैसे कि देयर आर द सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल विच एक्ट एज अ कैरियर फॉर द डिसीज सच एज हाउस फ्लाई। अब क्या होता है, कूड़े करकट और गंदी जगह पे मक्खी बैठी, उस पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपक गए और वो आके आपके केक के ऊपर बैठ गई। आप मज़े से ये सोच रहे हैं मैं मार्केट से केक लाया हूँ, आपको पता ही नहीं हो मक्खी वहाँ पे बैठ के गई है जो कहाँ से आई थी, नाली से उड़ के, और उसने अपना सारा काम उधर करा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ा और निकल ली। अब वो आपके पेट में जैसे ही जाएगा तो आपको बीमार कर देगा। दूसरा काम कौन करते हैं, एनोफिलीस मॉस्किटो। एनोफिलीस मॉस्किटो वो मॉस्किटो होता है जिसके खून के अंदर, जिसके ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडियम। जैसे ही वो मच्छर काटता है तो उसके काटने की वजह उसके ब्लड और किसके अंदर, सलाइवा, सलाइवा मतलब थूक के अंदर, मुंह के अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडियम, वो चला जाता है आपकी बॉडी के अंदर। जैसे ही वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो आपको क्या हो जाता है, आपको मलेरिया हो जाता है। दूसरा काम एसिडीज मॉस्किटो, इसका काम क्या होता है, ये डेंगू वायरस को आपकी बॉडी में पहुंचा देता है काटने के थ्रू। जैसे ही वो काटेगा उसके सलाइवा और मुंह के अंदर डेंगू वायरस है, वो चला जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, इस तरीके से आप बीमार हो जाएंगे। तो जनरली ये तरीके होते हैं। हमने 3 पैथोजन देखे जो कैरियर थे, पहला हाउस फ्लाई, दूसरा एनोफिलीज मॉस्किटो, तीसरा एसिडीज एगेप्टी। और ये दिख रहा है आपको शानदार किस्म का मच्छर जिसके काटने से आपको मलेरिया डेंगू हो सकता है। अब आप मच्छरों को कैसे ख़त्म करें, देखो मक्खी को ख़त्म करने के लिए तो साफ सफाई है, लेकिन मच्छरों को आप कैसे ख़त्म करें। टोटली आपको देखा है कि मच्छरों की आबादी, मतलब वो अपनी वाइफ से मिलने या अपनी पार्टनर के साथ सारी लाइफ जो है उनकी एक्सपेंड करते हैं पानी में। मतलब उनकी जनसंख्या किस में बढ़ रही है, पानी में। तो आप अगर पानी ख़त्म कर दो तो उनका एक तरह से घर ख़त्म हो गया। जब घर ख़त्म हो गया तो वो ना उनकी शादी होगी, ना ब्याह होंगे, ना दूसरे कोई बच्चे होंगे, तो ना आपके घर में मच्छर होंगे। सिंपल सी बात। All the mosquito breed in a water, hence one should not let a water to collect anywhere in the cooler, tire, flower pot, etc. By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent the mosquito from the breeding. इस तरीके से आप उन दोनों का विवाह रोक सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है बच्चों, आपके घर में से मच्छर ख़त्म हो जाएंगे। पानी जो भी रुका हुआ पानी है उसको ख़त्म करें, क्योंकि उसमें मलेरिया और डेंगू वायरस के ख़ानदान पूरे के पूरे रहते हैं। अब चलते हैं हम कुछ डिसीज़ेस के बारे में और देखेंगे कि उनको कैसा रोका जाए। जैसे प्रिवेंटिव मेजर, एहतियात। ट्यूबरक्लोसिस कैसे होता है, बैक्टीरिया से होता है। ट्रांसमिट कैसे होता है, एयर से होता है। और मीजल्स वायरस से होता है। चिकन पॉक्स वायरस से होता है। और पोलियो वायरस से होता है। आप देखें ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम बच्चों क्या होता है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। आई बात समझ में। मीजल्स जिस वायरस से होता है उस वायरस का नाम क्या है, रुबेला वायरस। चिकन पॉक्स जिस वायरस से होता है उसका नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। आपको इनको सिर्फ ध्यान रखना है। हो सकता है कभी कभार आपसे एग्जाम में पूछ लें, आपके अगर टीचर जो हैं वो अपने हस्बैंड से लड़के आ रही हैं तो हो सकता है ऐसे सवाल पूछ सकती हैं वो। उनका अगर दिमाग खराब या उनके घर में लड़ाई हो गई तो हो सकता है आपसे इस टाइप के टफ सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इनको ध्यान में रखना है, रटना नहीं है, काफ़ी है इतना। पोलियो किससे होता है, पोलियोमाइलाइटिस वायरस से। अब इन सब से बचने के लिए क्या करेंगे बच्चों, कीप द पेशेंट इन कॉन्टैक्ट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम द दोस ऑफ अदर, वैक्सीनेशन इज टू बी डन एज सूटेबल एज। पहली चीज़ तो सबसे पहला काम, जब उसकी उम्र थी तभी उसको इंजेक्शन लगवा देना था।
दूसरा काम, अगर उसको हो गया है तो उसको एक अकेले अलग कमरे में कर दें भाई साहब। क्यों कर दें उसको? और उसका सामान जो है वो उसको दूसरों को इस्तेमाल ना करने दें, उसका ग्लास प्लेट बर्तन जो भी हैं, और मोबाइल ख़ास तौर से ये कोशिश ना करें कि हम आपका मोबाइल इस्तेमाल कर लें। जनरली ज़्यादातर वही लोग यूज़ करते हैं। अब क्या होता है कि वो खांसता है, छींकता है, तो ड्रॉपलेट उसके कंटामिनेटेड उसके सामान पे होती हैं और वो आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी बीमार होने की आशंका है। तो कृपया इन सुविधाओं को ध्यान में रखें। अब देखते हैं कॉलेरा किससे होता है। विब्रो कॉलेरी से होता है। विब्रो कॉलेरी क्या है? बैक्टीरिया है। ये किसके थ्रू आ सकता है? गंदे पानी के थ्रू या खाने के थ्रू। मेंटेन अ पर्सनल हाइजीनिक, मतलब खुद साफ सुथरा नहाएं और अच्छी आदतें बनाएं। ऐसा नहीं है कि एक ही रुमाल, आपकी जो हैंकरशिप है आपके पॉकेट में रखी, वो एक एक महीने में एक बार धुल रही है। आपके जो सॉक्स हैं वो पता चल रहा है ऐसे बदबू मार रहे हैं कि पूरे क्लास को बिल्कुल परफ्यूम दे रहे हैं। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, अच्छे तरीके से पके हुए खाने को खाएं, क्योंकि ज़्यादा पका हुआ खाना क्या करता है? बैक्टीरिया उसको मार देता है। और उबला हुआ पानी पिएं अगर आपके एरिया में पानी खराब आता है। और पहला काम, वैक्सीनेशन। अब देखते हैं टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है, तो कौन सा बैक्टीरिया ये करता है? उस बैक्टीरिया का नाम होता है सैल्मोनेला टाइफी। ध्यान में बात रखने की है कि सारे बैक्टीरिया के नाम इनसे कहीं ना कहीं मिलते जुलते होते हैं। अब हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस जो है, हेपेटाइटिस ए जो है वह हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है बच्चों। और मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोन से होता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये देख चुके हैं हम। अब टाइफाइड और जनरली हेपेटाइटिस के केस में क्या करना है? आपको उबला हुआ पानी पीना है और इंजेक्शन लगवाना है, वैक्सीनेशन। मलेरिया के केसेस में आपको पता ही है कि इंसेक्टिसाइड का यूज़ करें। पहले डीटीडी का यूज़ किया जाता था, लेकिन डीटीडी जो था वो नॉन बायोडिग्रेडेबल था तो उसको बैन कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या था? अब आप पानी को आपके आसपास इकट्ठा नहीं होने देना, साफ सफाई मेंटेन करना है, जिसकी वजह से आपके आसपास मॉस्किटोस ग्रो ना हो, जिसकी वजह से आप मलेरिया से बच सकते हैं। अब बात करते हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। तो भाई साहब कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे जानवरों को बीमार कर सकते हैं, आपके प्यारे चंपी कुत्ते को या है स्वीटी बिल्ली को। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। ये सब पता लगाने वाले भाई साहब हमारे थे रॉबर्ट कॉच, जिन्होंने एक बैक्टीरिया का पता लगाया था जिसका नाम था बैसिलस एंथेसेरेक्स, जो डिसीज कॉज करता है जानवरों के अंदर एंथेसेरेक्स। एंथ्रेक्स जो होता है, एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रेसिस। फूट एंड माउथ डिसीज ऑफ अ कैटल इज बाय वायरस। फूट एंड माउथ डिसीज जो होता है वो भी वायरस कॉज करता है। किन के अंदर? एनिमल्स के अंदर। इसमें जो असर होता है ना इंसान, वो जो जानवर है ना, उसके पैरों में होता है और मुंह के अंदर। कि मुंह हल्का हल्का फूला हुआ दिखता है, लाल दिखता है। किसका? जानवर का, आपके दोस्त का नहीं। आप उससे मजाक में पूछ सकते हैं तुम्हारा मुंह फूला हुआ लग रहा है और पैर दुख रहे हो, तो बताएं तुम्हें बीमारी हो चुकी है वायरस से। और दूसरी चीज़ है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। अब हम उनको देखेंगे जो आपके पेड़ में हो सकते हैं। अब अगर पेड़ में वायरस लग जाए तो सबसे पहली परेशानी तो ये होगी कि पेड़ में से फल देना कम हो जाएगा, मतलब उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द, कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हो बच्चों? यूज ऑफ सर्टेन केमिकल विच किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पहले देखें कि सिट्रस कैंसर होता क्या है। सिट्रस मतलब खट्टे जितने भी पेड़ होते हैं, संतरे नींबू, उनमें इस टाइप की बीमारी लग जाती है, कैंसर टाइप का होने लगता है और पूरा फल खराब होने लगता है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों सिट्रस कैंसर। ये होता है एक बैक्टीरिया से। तो बैक्टीरिया का नाम होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री। ये भी बस हल्का सा ध्यान में रखना है। एयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है रस्ट ऑफ वीट। रस्ट इसलिए रस्ट बोलते हैं कि एक्चुअल में ये रस्ट की ही तरह लगता है वीट में। तो ये देखें, आपको लग रहा है ना कि जंग की तरह लग गया है। किसमें? वीट में लग जाता है। ये किससे होता है? ये होता है पक्सीनिया ट्रिटिसिना। ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है आपको माइंड पे। अब देखें, जोर डालना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, तो आप सिर्फ सिंपल चीज़ जो एनसीईआरटी में दी है वही याद रखें। लेकिन जैसे आप और अदर बुक रेफ़र करेंगे, जैसे एस चंद है, तो इसमें ये माइन्यूट चीज़ें डिस्कस
हो सकती हैं। अब देखें येलो वेन मोसेक ऑफ भिंडी या ओकरा, ओकरा बायोलॉजिकल नेम होता है भिंडी का। दूसरे ये है कि ये वायरस से होता है बच्चों। और येलो वेन मतलब जो वेन्स होती हैं किसी भी पत्ती के अंदर वो येलो कलर की हो जाती हैं, इस टाइप की दिख रही हैं आपको पीली पीली। ये किसकी वजह से हैं? ये एक वायरस की वजह से हैं जिसका नाम है येलो वेन मोसेक वायरस। और ये कॉज कौन करता है? येलो मोसेक वायरस कॉज करता है। इनके नाम मिलते जुलते हैं। ये इंसेक्ट की वजह से ट्रांसफ़र होता है, ये बात भी ध्यान रखना है। अब आपने सुना होगा फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या है? आपने खाने को गर्म करके नहीं खाया जिसकी वजह से आप बीमार हो गए, क्योंकि खाने के अंदर थे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पेट में जाने के बाद आपको बीमार कर दिया। तो ये बात समस्या बन गई आपके लिए। कुछ ऐसी बीमारियां जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं, या गरम या ख़राब खाना या खाने के कुछ केमिकल इफेक्ट की वजह से, उनको हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। फूड poisoning could be due to consumption of food spoiled by the some microorganism. Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substance. मतलब वो वहाँ पे सूसू या बाथरूम या पॉटी कर सकते हैं जिसकी वजह से वो केमिकल आपको नुकसान दे सकते हैं बच्चों। मतलब आप क्या क्या खा सकते हैं वो आपके लिए जहरीले साबित हो सकते हैं और उससे आप बीमार हो सकते हैं। मुझे तो सोच के ही बुरा लग रहा है कि इंसान क्या क्या खा रहा है। चलते हैं आगे। फूड प्रिजर्वेशन, आपको फूड पॉइजनिंग ना हो या आप बीमार ना हो, इससे बचने के लिए आप क्या करें? आप अपने खाने को बचा के रखें अच्छे से। How do we preserve a cooked food at home? Do you know that a bread left unused under the most condition is attacked by the fungus and microorganisms spoil our food? Spoiled food emit a bad smell and has a bad taste and change a color. Is spoiling of a food is the chemical reaction. ये सब केमिकल लोचा है भाई लोगों। आपकी ग्रैंड माँ को आपने देखा होगा जब वो अचार बनाती हैं, जैम बनाती हैं या कोई चीज़ सुखा के रखती हैं, तो अलग अलग तरह का मेथड इम्प्लाई करती हैं जिससे वो अपने फूड को बचा पाएँ। ये आपको नहीं पता लेकिन ग्रैंड माँ को पता है। मतलब ओल्ड इज़ गोल्ड, मतलब ग्रैंड माँ आपसे थोड़ा ज़्यादा एडवांस है। तो आप उनसे पूछेंगे तो आपको बताएंगी ऐसा क्यों है। तो पहले यहाँ पढ़ लें हम, फिर आप जाना अपनी ग्रैंड माँ से पूछने। पहला तरीका होता है केमिकल मेथड। आपने कोई भी रैपर या कोई भी चॉकलेट या चिप्स खाई हो तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे केमिकल मेथड। जनरली केमिकल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन में मतलब कि हम हमारे फूड को प्रिजर्व करने के लिए ख़राब होने से, जर्म से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट और एडिबल ऑयल। आपने देखा होगा कि आप में घर में आपकी दादी नानी क्या करती हैं, पहले तो अचार जब डालती हैं तो वो जो आम के पीसेस होते हैं उनको नमक के पानी में डुबो के रखते हैं भिगा के, और ये फिर उनके साथ जब वो सूख जाते हैं तो अचार को उसमें तेल डालते हैं। तो हम जनरली ये दो घरेलू तरीके होते हैं जिससे हम किसी भी चीज़ को केमिकली हम देखें तो हम उसको ख़राब होने से बचाते हैं। और कुछ और भी चीज़ें आजकल जो मार्केट में आपको खाने की चीज़ें मिलती हैं उसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल मेथड ऑफ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोइड होते हैं, एसिड होते हैं, या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो आर्टिफिशियली जिनको बोलते हैं केमिकल डाल के बाज़ार में ये प्रिकल्स बेचे जाते हैं खाने की चीज़ें। और आपने बहुत से आपने लेस खरीदे हो कुरकुरे तो उसके पीछे बहुत से कोड में चीज़ें लिखी रहती हैं, जैसे आप देखें ऐसी कि E120 E129 ये सब क्या हैं? ये कोड में उन केमिकल्स के नाम हैं जो प्रिजर्वेटिव्स हैं, मतलब वो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स जो इन खानों में मिलाए गए हैं ताकि इनको ख़राब होने से बचाया जा सके। अगली बार आप कोई मार्केट से सामान लेना तो इसको ज़रूर देखना। फिर चलते हैं हम प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। तो जनरली आपने देखा होगा कि जो लोग फ़िशिंग करते हैं वो समंदर के अंदर 200 300 किलोमीटर अंदर चले जाते हैं, तो वो अपनी फ़िशेस को वापस, अब वो वापस फ़िश लेके आएंगे तो करीब 3 महीने लग जाएंगे या 2 महीने उनको वापस आने में लग जाएंगे, जब तक फ़िश ख़राब हो सकती हैं। तो उन फ़िशेस को बचाने के लिए उनको किस में रखते हैं? नमक के अंदर रखते हैं, क्योंकि सॉल्ट के अंदर, नमक के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो होती है आसानी से नहीं होती।
और ऐसे ही आपकी मम्मी को देखा होगा कि वो आंवले या इमली को सुखाती हैं धूप में, तो नमक लगा के सुखाती हैं। अब नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। आपने देखा होगा कि जो जैम हैं, जेलीज़ हैं, स्क्वैशेस हैं, उनको हम उसमें शक्कर ज़्यादा होती है, वो मीठा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जैम और जेलीज़ को प्रिजर्व करने के लिए हम शुगर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा शुगर होती है उतना कम मॉइस्चर हो जाता है। जब मॉइस्चर कम हो जाता है मतलब नमी कम हो जाती है, तो वो आसानी से हमारे फूड को ख़राब होने से बचाती है। तो ये भी समझने की बात है बच्चों। फिर आते हैं हम किस पे? प्रिजर्वेशन बाय ऑयल और विनेगर। अब आपने देखा कि ऑयल तो इस्तेमाल करते ही करते हैं प्रिजर्वेशन में, और उसके साथ सिरका, विनेगर मतलब एक तो आर्टिफिशियली जो चाउमीन वाउमीन के साथ आप मार्केट में देखते हैं वो आर्टिफिशियली बनाया जाता है वो विनेगर, लेकिन एक नेचुरली बनाया जाता है। जैसे एक मटके के पॉट के अंदर जामुन या गन्ने के रस को रख देते हैं और उसके ऊपर कपड़ा बांध के धूप में 20 या 30 दिन के लिए, जनरली 20 to 25 डेज, तो फिर वो सिरका बनता है जिसको हम छान के सेपरेट कर लेते हैं। उसको भी इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? अचार में, ताकि उसको अचार में, वेजिटेबल्स में और मीट में, ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सके बच्चों। तो हम चलते हैं फिर हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अब जनरली आपने देखा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए सबसे पहले दूध आता है तो मम्मी उसको उबालती हैं ताकि उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएं और दूध खराब होने से बच जाए है। तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन में क्या करते हैं, हम किसी भी मिल्क को 70 डिग्री पर 15 to 30 सेकेंड तक गर्म करते हैं और फिर उसको ठंडा कर देते हैं जल्दी से, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उसमें मर जाते हैं। और इस प्रोसेस को डिस्कवर करने वाले बच्चों थे ल्यूइस पैस्चर, वो साइंटिस्ट जिन्होंने यीस्ट बैक्टीरिया को स्टडी किया। अब लास्ट चीज़ जो है प्रिजर्वेशन की वो ये है कि आप अच्छे से किसी भी चीज़ को पैक करके रखेंगे तो वो सामान वैसे ही ख़राब नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट आप ये भी समझ सकते हैं कि आप किसी चीज़ को पैक करके टाइटली कंटेनर में रखें तो क्या हो सकेगा, आपका वो सामान, आपका वो फूड मटेरियल ख़राब होने से बच जाएगा। अब चलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन पे। You have learnt about the bacteria rhizobium in the class 6th and 7th. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plant pulses. Recall the rhizobium. अब हमने देखा था राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में कि ये किस में होता है, ये जनरली उन प्लांट्स में होता है जिनको हम कौन से प्लांट बोलते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर ये बैक्टीरिया होता है रूट नोड्यूल के अंदर, जैसे ग्राम होता है या कोई फोडर मतलब जानवरों के खाने की ही जो वो होते हैं प्लांट्स, उनको हम फॉडर्स बोलते हैं। उनके अंदर जनरली पाया जाता है ये, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है वो उसका मतलब ये है कि जैसे आप ग्रुप स्टडी करते हो या ग्रुप प्रोजेक्ट करते हो, आप 2 के पेयर में हो तो आधा काम आपका दोस्त करेगा, आधा आप करोगे। मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन वाले बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्लांट के लिए क्या करते हैं? नाइट्रोजन बना के रखते हैं और दूसरे न्यूट्रिएंट बना के रखते हैं। प्लांट की रूट्स उनको इस्तेमाल करती हैं और उससे फूड बनाती हैं। जब वो फूड बनाती हैं तो वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी देती हैं जो उसके रूट पे रह रहे हैं। तो दोनों काम करते हैं और दोनों फ़ायदा उठाते हैं। तो मैंने यहाँ पे इमेज को बदल दिया है, आपके यहाँ कुछ और ऐसी इमेज होगी आपकी बुक के अंदर, लेकिन बेटर समझने के लिए ये देखें, ऐसे रूट नोड्यूल पाए जाते हैं आपके किसमें? लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर। इनका काम क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करते हैं, उसको यूज़ करते हैं और किन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? वो उन नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि प्लांट उसको आसानी से इस्तेमाल कर सके। किन फॉर्म में? नाइट्रेट और नाइट्राइट में। प्लांट उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। नाइट्रोजन कैन नॉट बी डायरेक्टली taken directly by the plant and animal. Certain bacteria, blue-green algae present in the soil fix the nitrogen from the atmosphere and convert into a nitrogen compound. यही हमने देखा। Nitrogen is then used for the synthesis of the plant proteins. और फिर नाइट्रोजन किस लिए इस्तेमाल होता है प्लांट के अंदर? प्रोटीन के लिए, के सिंथेसिस के लिए, अमाइनो एसिड के लिए। और इन प्रोटीन को बच्चों फिर बाद में कौन यूज़ कर लेता है? अगर एनिमल खाएगा
कोई भी एनिमल प्लांट को खाएगा तो वो इनडायरेक्टली प्रोटीन और नाइट्रोजन किसके बॉडी में आ गई, उस एनिमल की बॉडी में आ गई। और हम ये भी हाँ, एक पॉइंट हमने पीछे छोड़ दिया कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन किस किस काम में आती है बच्चों, प्रोटीन है, क्लोरोफिल। आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रोटीन बना होता है बच्चों अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें अमाइन प्रेजेंट होता है। अमाइन मतलब अमोनिया ग्रुप, अमोनिया ग्रुप मतलब जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो। तो ऐसे ही नाइट्रोजन किस में प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक एसिड में, विटामिन में। तो नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। अब क्या है, सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट सम ऑफ अ नाइट्रोजन टू अ गैस। और जब कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस जो है उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों, ऐसे कंपाउंड में जो प्लांट यूटिलाइज कर रहे हैं, तभी कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन कंपाउंड को वापस गैस बना रहे हैं। मतलब वो बैक्टीरिया इन नाइट्रोजन कंपाउंड को जो सॉइल में प्रेजेंट है वो वापस नाइट्रोजन गैस भी बना देते हैं। तो ताकि क्या होता है, पूरे नेचर के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। मतलब आपने आपके फ्रेंड को 20 रुपये दिए और आपके फ्रेंड ने 2 घंटे बाद आपको 20 रुपये फिर लौटा दिए। फिर आप शाम को उसको 20 रुपये देते हो, सुबह वो फिर आपको 20 रुपये लौटा देता है। तो ना किसी का प्रॉफिट हो रहा है ना किसी का लॉस, दोनों बराबर हो रहे हैं, दोनों का काम हो रहा है और दोनों एक दूसरे को लेन देन कर रहे हैं। ऐसा ही होते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल को साइकिल इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे टोटल नाइट्रोजन जो है ना वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, दूसरे फॉर्म से तीसरा फॉर्म और वापस आता है। अब फर्स्ट एरो में देखें, लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के, और बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और उन नाइट्रोजन कंपाउंड को फिर सेंटर में देखें प्लांट अपटेक कर लेता है। प्लांट को कौन खाते हैं, एनिमल, तो एनिमल की बॉडी में चले जाता है। एनिमल जब मरते हैं तो फिर वो नाइट्रोजन जो है वेस्ट के फॉर्म में, डिकम्पोजिशन के फॉर्म में, फिर वो नाइट्रोजन कंपाउंड के फॉर्म में आ जाता है। अब लेफ्ट हैंड साइड पर आप अगर देखो तो कुछ नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में वो लाइटनिंग की वजह से, जब बिजली चमकती है तो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन उन नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जिसको प्लांट यूज़ करता है, या वो नाइट्रोजन कंपाउंड जो सॉइल में प्रेजेंट है उसको भी प्लांट यूज़ करेगा, है ना। तो अब लास्ट चीज़ बचती है, राइट हैंड साइड आप देखो कि कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड्स को बैक्टीरिया वापस किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उन वापस नाइट्रोजन गैस में। बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। थैंक यू, बाय।